हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, एमपीपीएससी 2024 के लिए हम जो प्रिपरेशन कर रहे थे हमारी यूनिट 9 की, उसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो हमारी यूनिट है, तो उसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, जिसमें हम इंटरनेट के बारे में बात करें तो इंटरनेट का भी एक पार्ट हम आपसे बात कर चुके हैं। आज का हमारा सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, चलिए। देखिए, सेकेंड पार्ट में बेसिकली हमें प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करनी है, पर इसके पहले हम आईपी के बारे में बात कर चुके हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो सर्वर के लिए होते हैं। जैसे इसका उपयोग बेसिकली वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। वेब मतलब वेबसाइट पर जो डेटा दिखता है ना आपको, वो इसी की वजह से दिखता है आपको। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर होता है। तो एच टी टी पी एस मतलब इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मेनली फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ठीक है, आई अगेन रिपीट, सिक्योर्ड। और एक आता है ओनली एच टी टी पी। ठीक है, उसमें एस नहीं लगा होता, जैसे ये है। पहले ये एच टी टी पी हुआ करता था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बट जो असुरक्षित था, हमें उसको सुरक्षित बनाना था, इसलिए हमने उसको एस भी लगा दिया, सिक्योर्ड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एफ टी पी, मेल टू, टेलनेट, न्यूज, बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इनमें एफटीपी और टेलनेट के बारे में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, ओनली फुल फॉर्म आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ सेपरेटर्स होते हैं, आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, डॉट यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर डॉलर यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें। ये विशिष्ट चिन्ह होते हैं जो यूआरएल के भागों को एक दूसरे से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर जैसे एक यूआरएल के बारे में पहले बताया था, ये तो ये सेपरेटर्स हैं। ये देखिए, बीच बीच में जो यूज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेपरेटर्स। ठीक है, ये सेपरेट करते हैं। तो यूआरएल के जो पार्ट है ना बहुत सारे, उनको, डोमेन को, डायरेक्टरी को, इस इन सब चीजों को सेपरेट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो ये है। उदाहरण के लिए एचटीटीपीएस के शेष यूआरएल से अलग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉलन का एंड डबल फॉरवर्ड स्लैश का। ठीक है, अल्फाबेट नंबर्स के अलावा कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी, डॉलर, प्लस, स्टार, ये भी सब यूज किए जाते हैं। सब डोमेन, डब्ल्यू 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 जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज है। ठीक है, तो एक सब डोमेन है जो हर जगह इस्तेमाल होता है, सभी में होता ही है। डोमेन नेम बेसिकली क्या होता है, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कोई वेबसाइट है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो डोमेन होता है। ठीक है, सपोज दैट आरजीपीबी है। ठीक है, ये सॉरी, ये आपका एमपीपीएससी है, तो mppsc.nic.in, तो जो एमपीपीएससी है ना, दैट इज डोमेन। किसी वेबसाइट का नाम है, आईपी एड्रेस का निकनेम होता है। ये सिस्टम आईपी एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन में बदल देता है, डोमेन नेम में। और ये ज्यादा से ज्यादा कितने का हो सकता है, 64 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन या डोमेन सफिक्स क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन या डोमेन सफिक्स बोलते हैं हम। जैसे कि अगर आपका एमपीपीएससी है, ठीक है, तो डॉट एनआईसी होगा, डॉट इन होगा। ठीक है, डॉट ओआरजी होगा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, डॉट कॉम होगा अगर कोई ऐसा कंपनी या कोई ऐसी कॉमर्शियल कुछ है जो पैसे का लेन देन करती है, तो वो डॉट कॉम हो जाएगा। ठीक है, डॉट यूएस मतलब कोई यूएसए की वेबसाइट होगी, डॉट यूके मतलब कोई यूके की वेबसाइट होगी, डॉट इन मतलब कोई इंडिया की वेबसाइट होगी। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ बताए हुए एग्जाम्पल ये पूछे जाते हैं। डॉट कॉम मतलब कॉमर्शियल, डॉट इन मतलब इंडिया, डॉट को डॉट इन मतलब कंपनी जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, डॉट नेट मतलब गेटवे और होस्ट, डॉट ओआरजी मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे का लेन देन नहीं करता, नॉन प्रॉफिटेबल है। डॉट ईडीयू मतलब एजुकेशन या रिसर्च से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। डॉट जीओवी मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है। डॉट बीआईजी मतलब बिजनेस से रिलेटेड है। डॉट इन्फो मतलब इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। डॉट एम आई एल मतलब मिलिट्री के वेबसाइट है। डॉट एल टी डी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इस टाइप से हमने इसको डिवाइड किया हुआ। अगर हम डायरेक्टरीज के बारे में बात करें, ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ ना डिटेल में, ये यूआरएल के पार्ट है जो हमने बात की थी, प्रोटोकॉल, सेपरेटर, सब डोमेन, डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन, डायरेक्टरीज, रिसोर्सेज। तो इन्हीं के बारे में बेसिकली। डायरेक्टरी पता क्या होता है, डायरेक्टरी होता है फोल्डर। जो आपके, आपने देखा होगा ना कंप्यूटर में फोल्डर होते हैं, हमारी फाइल उस फोल्डर में रखी, उस फोल्डर में रखी, वो येलो येलो कलर की। तो वो जो फोल्डर है ना, ऐसे ही फोल्डर जब वेबसाइट पर बनते हैं तो उनको हम डायरेक्टरी बोलने लगे। ठीक है, एक वेबसाइट को कई हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, जैसे वीडियो को वीडियोस के नाम से फोल्डर में रखते हैं, तो एक से ज्यादा डायरेक्टरी भी हो सकती है। तो डायरेक्टरी के भी भीतर हमने डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाई जाती है।
ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वास्तविक संसाधन है जिस तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका मेन उद्देश्य है। तो रिसोर्स मतलब जो आपने ढूंढा था, जैसे आपने मैंने आपको ये सॉरी मैंने आपको ये यूआरएल बताया था, जो इसमें एक्सप्लेन किया था। तो मैंने इसमें बोला रिसोर्स मतलब आप प्लेलिस्ट ढूंढ रहे थे। किसकी प्लेलिस्ट ढूंढ रहे थे? पुनीत मुद्गल की, मतलब मेरी प्लेलिस्ट को ढूंढ रहे थे। ठीक है। तो मेन जो आप क्या ढूंढ रहे थे? प्लेलिस्ट। तो मेन प्लेलिस्ट ढूंढना था आपको, तो प्लेलिस्ट हो गया आपका रिसोर्सेस। ठीक है। तो ये वही है जिस तक आप पहुंचना चाह रहे थे। वास्तविक संसाधन जो इस सर्वर पर सुरक्षित रखा गया, यही वो फाइल, फोटो, वीडियो होता है जिसे आप ढूंढते हैं। फाइल के नाम के आगे फाइल एक्सटेंशन लगा होता है। एक्सटेंशन मतलब जैसे डॉट टीएक्सटी ये टेक्स्ट फाइल है, डॉट वेब ये वेब फाइल है, डॉट डीओसी मतलब ये वर्ड की फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, डॉट एक्सएल एसएक्स मतलब ये एक्सेल फाइल है, इस टाइप से। ठीक है। डॉट पीडीएफ मतलब पीडीएफ फाइल है। नेक्स्ट आता है www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक सर्वर पर उपलब्ध जो भी जानकारी या डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जो हाइपर टेक्स्ट के द्वारा जुड़ा होता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब HTTP के थ्रू जुड़ा जुड़ा हुआ है। ठीक है। HTTPS www डॉट सपोज mpsc.nic.in। तो किससे जुड़ा हुआ है? ये वेब से HTTPS पहले आ रहा है ना, तो उसके थ्रू ये वेब से जुड़ा हुआ है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली ने 1989 में किया था। अब हम बात करते हैं जैसे सपोज HTML। तो HTML क्या होती है? एक लैंग्वेज जिस पर आप वेबसाइट बनाते हैं, जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं। HTML ये www वेब पेज को तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, और किस काम के लिए यूज की जाती है वो याद रखना। तो वेबसाइट बनाने के लिए यूज की जाती है, और नाम उसका होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गॉट इट। एक्सटेंसिबल, देखिए जब हमने XML का यूज किया तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी वेबसाइट की डिजाइन पर ही फोकस करता है। डिजाइन कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और वहीं पर XML भाषा में डेटा को स्टोर करना, ट्रांसफर करना, ये सब करते हैं। ठीक है। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में HTML और XML दोनों का मिक्सअप होता है। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट, जावा भी एक लैंग्वेज है, ये सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाई थी, और अभी तक की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल लैंग्वेज है ये। ठीक है। तो जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में भी होता है। आपके मैक्सिमम गेम्स भी जावा में ही बने होते हैं। ठीक है। और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को लिखने की आवश्यकता कम से कम होती है। ठीक है। PHP, इस पर भी आप वेबसाइट बनाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, PHP एक ऐसा सॉफ्टवेयर भाषा है जिसका हम यूज किस में करते हैं? डायनेमिक वेब पेज को बनाने में करते हैं। और इसका विकास किसने किया था? रेसमस लैंडोर्फ ने 1994 में। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि कब हम वेबसाइट का बनाने यूज करते हैं HTML का, और कब हम वेबसाइट का बनाने में यूज करते हैं PHP का। तो ध्यान से सुनिएगा, जब HTML का हम यूज करते हैं वो हम करते हैं स्टैटिक वेबसाइट बनाने में। स्टैटिक वेबसाइट मतलब जिसमें कि डेटा जो भी आपको दिख रहा है वो चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा उसको चेंज कर सकता है, एक ही जगह से वो चेंज हो सकती है। जैसे आपकी सपोज आपकी MPPSC की वेबसाइट, MPPSC की वेबसाइट पे कुछ भी डेटा अगर चेंज होगा, कुछ डाला जाएगा, कुछ हटाया जाएगा, तो वो सब कुछ कौन करेगा? सिर्फ MPPSC में जो बैठा हुआ बंदा है वही कर सकता, और तो कोई कर नहीं सकता। आप और हम तो कर नहीं सकते। ठीक है। तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। बट अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जो डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब जैसे फेसबुक भी एक वेबसाइट ही है, ट्विटर भी एक वेबसाइट ही है। तो अब फेसबुक पर आपको कोई भी डेटा डालना है तो आप भी डाल सकते हो, मैं भी डाल सकता हूँ, कुछ कितने सारे लोग डालते हैं, कुछ भी डाल दिया, अपना फोटो डाल दी, इमेज डाल दी, टेक्स्ट डाल दिया, कुछ भी लिख दिया, ऐसे कुछ करते हैं ना अपन। तो वो भी वेबसाइट है जिस पर हम कुछ भी कोई भी डाल सकता है। तो इस टाइप की वेबसाइट होती है डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है सर्वर। सर्वर बेसिकली क्या होता है? इस टाइप का होता है, सर्वर रैक है ये। तो एक प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा क्लाइंट अर्थात इंटरनेट से जुड़े जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को डेटा दिया जाता है। इसमें जैसे गूगल का सर्वर है, तो गूगल के सर्वर में पूरी इंफॉर्मेशन है, हर जगह की जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है। हमारा कंप्यूटर एक होस्ट कंप्यूटर है, क्योंकि वह सभी सर्वर से एक जानकारी एकत्रित करता है। इंटरनेट कनेक्शन के प्रमुख प्रकार, मतलब इंटरनेट कनेक्शन किस किस टाइप से होता है तो वो हम देख लेते हैं। डेटा के ट्रांसफर के रेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो बहुत सारे टाइप के आपको दिखेंगे, एक दिखेंगे डायल अप कनेक्शन और एक दिखेगा आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन जो होता है वो पहले हुआ करता था और टेलीफोन लाइन की सहायता से हम इंटरनेट से जुड़ते थे, बट आज के टाइम पे ब्रॉडबैंड है, मतलब ब्रॉड बैंडविड्थ, ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। ठीक है, और वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें डिस्टरबेंसेस कम होते हैं। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है, डीजीएल, डीएसएल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही होता है। इसमें तांबे के तारों का उपयोग करते हैं और डायल सेवा की जैसे ही, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फास्ट होता है, डीएसएल मॉडेम की जरूरत होती है। ठीक है, केबल मॉडेम ये हम ज्यादातर यूज करते हैं, इसके अंतर्गत ऑपरेटर को कोएक्सियल के माध्यम से, कोएक्सियल मतलब केबल का नाम है, कोएक्सियल केबल। ठीक है, अब आप बोलेंगे कोएक्सियल क्या होता है, कोएक्सियल कुछ नहीं होता, ये एक सर्किल हो गया, ये एक सर्किल हो गया, इनका एक्स एक ही है, एक्सिस अक्ष। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक वायर के अंदर भी वायर होते हैं, बस इस टाइप की केबल को कोएक्सियल केबल बोलते हैं, खत्म। ठीक है, तो उस टाइप की केबल से जो हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो इसकी स्पीड तो बढ़ी जाती है, 1.5 Mbps या इससे ज्यादा हो सकती है। फाइबर ऑप्टिक ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, ये वाला, तो इसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब फाइबर ऑप्टिकल जो केबल होती है उनके थ्रू पहुंचती है। फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा किससे ट्रांसफर होता है, लाइट के थ्रू ट्रांसफर होता है, ये तो अपन बचपन से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वायरलेस कनेक्शन, तो वायर जो ब्रॉडबैंड का ही एक प्रकार है, बस उसमें वायरलेस होता है, वाईफाई होता है। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वाईफाई का आपको वो पूछा जा सकता है क्या, फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, वायरलेस फिडिलिटी, फिडिलिटी मतलब होती है विश्वसनीयता, ट्रस्ट। ठीक है, तो बिना वायर के भी हम ट्रस्ट कर सके, वो है वाईफाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि प्रकाश निष्ठा अथवा लाइव फाई, तो ये लाइट फिडिलिटी होती है, थोड़ा सा कम। ठीक है, उसके बाद मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी होती है, मोबाइल वायरलेस मतलब आप उस ब्रॉडबैंड को कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हो। एक होता है सैटेलाइट वाला, ठीक है, ये वाला इंटरनेट, गॉट इट। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक फोन लाइन के थ्रू जब आप किसी इंटरनेट से जुड़ते हैं तो वो हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, अच्छा पहले इसकी जगह एनालॉग सिग्नल्स इस्तेमाल किए जाते थे, तब हम उसको क्या बोलते थे, डायल अप सर्विसेज। बट उसी डायल अप सर्विस में, डायल अप सर्विस जो हमने अभी यहाँ ऊपर पढ़ा हुआ है, तो इस डायल अप सर्विस में हम क्या करते थे, एक मिनट, ये डायल अप सर्विस कनेक्शन में हम टेलीफोन के थ्रू जुड़ते थे, बट एनालॉग कनेक्शन होता था। जब हमने उसको डिजिटल फॉर्म में देखना स्टार्ट कर दिया, डिजिटली कनेक्शन स्टार्ट कर दिया, डिजिटल सिग्नल लेना देना स्टार्ट कर दिया, तो वो हो गया इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया, आपके प्रोफेसर हेराल्ड हास ने 2011। और लाइव फाई एक ऐसी वायरलेस तकनीक है जिसके तहत एलईडी का प्रयोग डेटा भेजने के लिए करते हैं। ये वाईफाई की तुलना में 100 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है, और इस तकनीक के माध्यम से डेटा भेजने के लिए आपको विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो ऐसे शॉर्ट फॉर्म, जैसे आपसे पूछ लिया कि भैया वीएलसी का उपयोग इसमें किसमें किया जाता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लाईफाई और वाईफाई में। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, लाईफाई में हम विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इनके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनुमान के अनुसार इसकी अधिकतम गति कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड 224 गीगाबाइट पर सेकेंड, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब गीगाबाइट मतलब 224 GB पर सेकेंड, अपन एमबी में काम करते हैं। ओके, इंटरनेट की जरूरी डिवाइस जो होती है, मॉडेम है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, आपको क्या लगता है, मॉडेम है, मल्टीप्लेक्सर है, हब है, रिपीटर है, ब्रिजेस है, गेटवे है, राउटर, ये सारी चीजें आपको वहां पर लगती है। ठीक है, अब देखिए मॉडेम का काम क्या होता है, तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, आपको बस इसका नाम याद रखना है, MODEM। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, मॉडेम मतलब मॉड मतलब मॉड्यूलेशन, और डीएम मतलब डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करती है डिवाइस, वो क्या होती है, मॉडेम कहलाएगी। जैसे कि एमओ मतलब होता है मॉड्यूलेटर के एमओ, और डीमॉड्यूलेटर के डीएम से मिलकर बना है।
एक कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड से तो जोड़ता ही जोड़ता है, बाकी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, इसी को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, बोलेंगे मॉड्यूलेशन किसे बोलते हैं, तो आप बता दोगे उनको कि भैया जब डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वो मॉड्यूलेशन होगा, और जब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो वो डीमॉड्यूलेशन हो गया। ठीक है। और मॉडेम की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएस में, बाइट पर सेकंड, और किलो बाइट पर सेकंड, केबीपीएस। ठीक है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लेक्सर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो बड़ी संख्या में कम गति की संचारण लाइन हो, मतलब लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइन को हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट करता है। अगेन रिपीट, क्या करता है मल्टीप्लेक्सर, लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइन को हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट करेगा। हब क्या होता है, हब एक हार्डवेयर डिवाइस है बेसिकली। हब मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं ना हब है, वो पढ़ाई का एजुकेशन हब है इंदौर, या ये कोटा एजुकेशन हब है, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर है, मतलब सब आके जुड़े हुए हैं वहां पर। ठीक है। तो हब वही होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है लोकल एरिया नेटवर्क में, जिससे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े, आपस में नहीं जुड़ेंगे, जिससे सारे कंप्यूटर उस एक कंप्यूटर से जुड़े रहेंगे। ऐसा एक कंप्यूटर जिससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड हब। ठीक है, एक नेटवर्क के लिए। ओके। तो प्रत्येक नेटवर्क को इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल वायर्स की सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है, वैसे तो ये कम पूछा जाएगा, बट मे भी अगर पूछा जाए तो मैंने बता दिया है। ठीक है, बट हब पूछा जा सकता है। रिपीटर क्या होता है, जैसे आपने क्या किया कि आपने मान लीजिए यहाँ से अ, अपन बोलते हैं ना बूस्ट करना, कि जैसे आप कहीं पर एक बहुत लंबी पाइपलाइन है। ठीक है। तो आपने क्या किया, 10 किलोमीटर की पाइपलाइन है, आप यहाँ एक कोने से अगर आप पानी को भेज रहे हैं, तो वो 10 किलोमीटर वाला जो लास्ट कॉर्नर है वहां तक पानी पहुंचने में बड़ी मुश्किल आई, या तो पहुंच ही नहीं पाएगा एक ही बार में, या फिर वो क्या होगा कि बहुत धीरे धीरे पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक 2-2 किलोमीटर पर क्या करेंगे, कुछ बूस्टर लगा देंगे, उन्हीं को बोलते हैं रिपीटर, कि जो उसको फिर से बोले कि भैया भागो, अच्छी तेजी से पंप कर दें उसको। ठीक है, ऐसा। तो ऐसे ही इंटरनेट पे क्या होते हैं, पंप तो लगा नहीं सकते, इंटरनेट पे डेटा अलग टाइप से ट्रांसफर होता है, कोई पानी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब डेटा कई केबलों के माध्यम से भेजते हैं ना, तो सिग्नल खराब होते हैं, स्लो हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, बीच में रुक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, उनको बूस्ट करने के लिए। ओके। ब्रिजेस का इस्तेमाल, ब्रिजेस का बेसिकली जहां दो नेटवर्क को, दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए नहीं, दो नेटवर्क, जैसे सपोज एक पंजाब नेशनल बैंक का नेटवर्क है कि एसबीआई का नेटवर्क है, इन दोनों नेटवर्क को आपस में अगर हमें जोड़ना है, या दो कॉलेजेस के अलग अलग नेटवर्क है, उन दो कॉलेजेस के नेटवर्क को हमें आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिजेस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस डेटा को सफलतम प्रसारित करने के लिए हम ब्रिज सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर भी रिपीटर के साथ साथ एक लिंक का काम करता है जो ब्रिज है। ठीक है, वेरी गुड। गेटवे क्या होता है, गेटवे ब्रिज के जैसे ही होते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। गेटवे मतलब वो रास्ता जहां से कि डेटा एक नेटवर्क से निकलेगा और दूसरे नेटवर्क पर जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज आप अपने लैपटॉप को लेकर बैठे, ये आपका लैपटॉप है, ये आप, ठीक है, ये आपने क्या किया है, ये इंटरनेट, ठीक है, और ये आपका एसबीआई है। आपको क्या करना है, एसबीआई की वेबसाइट से डेटा निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि आपने इंटरनेट पर डाला एसबीआई। ठीक है, अब वहां की जो वेबसाइट है, तो उसने इंटरनेट ने कनेक्शन किससे किया, एसबीआई के सर्वर से। ठीक, तो अब ये देखिए, ये एक सर्वर है और ये एक सर्वर है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो एसबीआई का सर्वर है, उसका जो गेट होगा, जिस गेट से निकल कर डेटा जाएगा इंटरनेट पर और आपको दिखेगा, उस गेट को बोलेंगे हम गेटवे। तो ये वही गेटवे, गॉट इट। और राउटर जिस रास्ते से जाएगा, रूट, जिस रूट से जाएगा, तो जो डिवाइस उसको रूट दिखाएगी, दैट इज कॉल्ड राउटर। बात समझ आ गई। आप, ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर एसबीआई के बारे में सर्च करना है तो पहले आप एसबीआई के सर्वर को ढूंढोगे कहीं जाके, ऐसा तो नहीं करते आप, तो एक ही जगह लिखते हो सब कुछ, गूगल पे लिखना है, गूगल पे गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो गूगल सारे सर्वर से कनेक्टेड है। इंटरनेट द्वारा मिलने वाली जो सुविधाएं हमारी, टेलनेट,
जिसके माध्यम से इंटरनेट से जुड़े विश्व के किसी भी कंप्यूटर पर आप लॉग इन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। पुश नेट क्या होता है? इसके थ्रू आपका जो जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, आप कोई भी मैसेज देना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा सकता है। उसे कोई भी दे सकता है, कोई भी देख सकता है। उसमें उसको देखने के लिए कोई भी इंटरनेट का होना भी जरूरी नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड पुश नेट। यूज नेट जिसकी सहायता से, ये देखिए जो पुश नेट है ना, बेसिकली ये क्या है? ये आपकी टीवी है। गॉट इट? यूज नेट जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी भी विषय पर आधारित समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है? जैसे कि आपको एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, तो वो इसका यूज नेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है? बोरोनिका, बोरोनिका क्या होता है? ये प्रोटोकॉल गॉफर के माध्यम से काम करता है। यूजर गॉफर और बोरोनिका का यूज करके आप किसी भी डेटाबेस पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है? और हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बेसिकली इसका इस्तेमाल वहीं पर किया जाता है जहां पर हमें फास्ट डेटा ट्रांसफर करना हो। ठीक है? क्या करना हो? फास्ट। और दूसरा, सिक्योरली डेटा ट्रांसफर करना हो, डेटा लीक नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो वहां पर हम इसका ट्रांसफर करेंगे। आर्ची, ये भी एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है। ठीक है? फाइल को स्टोर करना, खोजना, ये सब उसका काम होता है। इंटरनेट पर मिलने वाली आपको जो सुविधा, उसके बारे में, ओके ये रिपीट हो गया है ना। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इंटरनेट से जुड़ी कुछ शब्दावली है, जैसे कि ब्राउजर क्या होता है? तो ब्राउजर है अपना क्रोम जो है ना, क्रोम, क्रोम क्या है? ब्राउजर है। वेरी गुड। ठीक है? मोजिला क्या है? ब्राउजर है। ठीक है? यूसी क्या था? ब्राउजर था, जो बंद हो गया चाइना का। तो ऐसा ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर प्रवेश करते हैं। ठीक है? उस पर कुछ लिखने के लिए आपको वहीं गूगल दिखता है। उसके बाद वेब सर्वर, ये वेब ब्राउजर के द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूजर द्वारा किए गए अनुरोध को, मतलब आपने जो भी रिक्वेस्ट की है। वेब सर्वर मतलब इंटरनेट का सर्वर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि पहले आप ये हैं, उसके बाद फिर ये इंटरनेट है, तो ये जो इंटरनेट का सर्वर है ये, और फिर यहाँ पर एसबीआई का सर्वर। ठीक है? तो ये वाले सर्वर को हम बोलेंगे वेब सर्वर। ठीक? उसके बाद ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब जब यूजर इंटरनेट पर जानकारी और सेवाओं का अध्ययन करता है तब वो ऑनलाइन दिखाता है। ठीक है? होम पेज, किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होगा उसको हम होम पेज बोलते हैं। ऑफलाइन, जब आप अपने यूजर मतलब जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो आप ऑफलाइन हो गए। सर्फिंग, इंटरनेट पर घूमना, इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना, इंटरनेट पर अपना टाइम स्पेंड करना, दैट इज सर्फिंग। ठीक है? ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इंटरनेट से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको याद रखिएगा। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये 14 जनवरी 1986 में बनी थी, यूएसए का है। इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका डेवलपमेंट करना इसका काम है। इंटरनेट सोसाइटी, ये बेसिकली दिसंबर 11 1992 में यूएसए में ही बनी थी। और विंड कर्व और वो कैन एंड द इंटरनेट इज फॉर एवरीवन, इन्होंने ये मतलब ये पुष्टि की कि भैया इंटरनेट सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट्स के लिए काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही सिर्फ इंटरनेट का यूज होगा। इंटरनेट सोसाइटी सभी के लिए है। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ये 1992 में बना है। इंटरनेट के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी क्या होगी, उसका इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कैसे होगा, वो सब इसका काम होता है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टिम बर्नर्स ली ने इसका स्टार्ट किया था। ठीक है? तो ये वेबसाइट पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब के जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ये डिसाइड करते हैं। टिम बर्नर्स ली ने 1 अक्टूबर 1994 को इसको एस्टेब्लिश किया। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है? यस। तो सितंबर 18 1998 में यूएसए में बना था। ये आईपी एड्रेस और डोमेन नेम आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ठीक? नेक्स्ट आता है यूएन वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्किंग ग्रुप ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये सारे के सारे वेबसाइट्स हैं, तो सॉरी फोरम्स हैं, ये पोर्टल्स हैं, मतलब जिन पर आप बात रखते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, रूल्स बनाने का काम करते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट ये सारे थे, मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला,
ठीक है, चलिए इसके बाद हम बाद में बात करेंगे इंट्रानेट के बारे में और आगे के लेक्चर्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।